यस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जैसे कि सिलेबस आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिया है, तो हम इसके टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अर्थ दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से होता है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात। निर्यात का अर्थ क्या होता है कि जब देश के बाहर वस्तुओं और सेवाओं को भेजा जाता है, और आयात का अर्थ होता है जब देश में वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देशों से मंगाया जाता है। आयात और निर्यात क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि जब किसी भी देश के पास अपनी आवश्यकताओं का सामान या संसाधन अधिक मात्रा में होते हैं, तब वो दूसरे देशों को भेज देते हैं, यानी कि निर्यात कर देते हैं। और अगर वही साधन या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास साधनों की, वस्तुओं की कमी होती है, तब वही चीज़ें वो दूसरे देशों से मंगाते हैं, यानी कि आयात कर लेते हैं। और इसमें आयात और निर्यात में जिस देश का निर्यात ज़्यादा होता है उसको लाभ होता है, और जिस देश का आयात ज़्यादा होता है उस देश को नुकसान होता है। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक संतुलन को रखा जाए, यानी और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे निर्यात ज़्यादा हों और आयात कम हो। अब हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक व्यक्तिगत देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति देता है, और क्या करता है कि विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जीवन स्तर बढ़ाने, रोज़गार प्रदान करने और उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पादों का मनोरंजन करने में भी सक्षम बनाता है। फिर एक और चार्ट हमने दिया हुआ है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। विविधता, अधिक रोज़गार, उत्पादन में सुधार, कुशल आवंटन, सस्ती कीमत पर उपभोग, व्यापार में उतार चढ़ावों को कम करना, आपसी समझ और सद्भावना को बढ़ावा देना। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता और महत्व। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्षण या स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण। अब हमें ये जानना है कि स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण क्या होता है। जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तब उसमें दो चीज़ें सामने आती हैं, दो तथ्य सामने आते हैं। वो क्या होते हैं कि स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण। जब वस्तुओं और सेवाओं को देशों के बीच स्थानांतरित करने के लिए आसान तरीका अपनाया जाता है बिना किसी हस्तक्षेप के, उसको हम कहते हैं स्वतंत्र व्यापार। स्वतंत्र व्यापार से संपन्नता आती है, इसे हम मुक्त व्यापार के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्वतंत्र व्यापार का एक और नाम है मुक्त व्यापार। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र व्यापार को क्या कहते हैं, या ऑप्शन दिए रहते हैं, तो स्वतंत्र व्यापार का दूसरा नाम मुक्त व्यापार होता है। स्वतंत्र व्यापार में हमें स्वतंत्रता होती है, ये व्यापार हमें अमीर बनाता है क्योंकि इसमें प्रतिबंध नहीं होता है। और संरक्षण क्या होता है कि जब व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अर्थात व्यापार में कुछ शर्तें लागू की जाती हैं, तब इसे संरक्षणवाद कहा जाता है। संरक्षणवाद से क्या होता है कि व्यापार में सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, जिससे संपन्नता भी सीमित हो जाती है। इसी में आगे एक हम और आपको टर्म बताना चाहेंगे, एक होता है टर्म रेड टेप, लाल टेप। लाल टेप क्या होता है कि जब अधिक नियमों एवं नियंत्रण के कारण अनावश्यक विलंब किया जाता है, तो इसे क्या हम कहते हैं, लाल टेप या लाल फीताशाही। ये सरकारी संगठनों या निजी बड़े संगठनों में देखने को मिलता है। ये किस में आएगा, संरक्षणवाद के अंतर्गत आएगा। सरकारी कार्यों में वृद्धि होने से, सरकारी कार्यों में देर जब होती है, सरकारी कार्यों में देखते हैं ना, सरकारी कार्यों में हुई देर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, लाल फीताशाही, रेड टेप, लाल टेप। अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक है वणिकवाद या वाणिज्यवाद या व्यापारवाद, मर्केंटाइलिज्म। वणिकवाद क्या होता है, वणिकवाद एक ऐसी नीति होती है जो निर्यात को अधिकतम करने और आयात को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में बनाई गई है।
वणिकवाद की ये मान्यता थी कि किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन सोने या चांदी जैसी कीमती धातुओं के स्वामित्व के स्तर से किया जाता था। यानी कि जिस देश में सोना या चांदी जैसी कीमती धातु ज़्यादा होती थी उसको ज़्यादा अमीर माना जाता था। व्यापारवाद का सबसे प्रभावशाली प्रस्तावक वित्त नियंत्रक जो हुए हैं जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। इन्होंने एक आर्थिक रणनीति का आह्वान किया था जिसका नाम इन्होंने व्यापारवाद रखा। व्यापारवाद व्यापार की एक ऐसी आर्थिक प्रणाली थी जो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चली। व्यापारवाद इस विचार पर आधारित था कि एक राष्ट्र की धन और शक्ति के निर्यात में वृद्धि से व्यापार में वृद्धि होती है। ये देखिए हमने एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या होता है व्यापारवाद में क्या क्या चीज़ें हैं। ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिद्वंदिता, स्पेनिश औपनिवेशिक प्रणाली, मध्य 18वीं शताब्दी का युद्ध, अमेरिकी युद्ध के लिए आज़ादी, अफ्रीकी दास व्यापार, धन सीमित है। व्यापारवाद का एक और टैग दिया हुआ है धन इज इक्वल टू शक्ति, और दूसरी तरफ दिया हुआ है एक राज्य का लाभ दूसरे का नुकसान। तो ये सब टर्म्स जो हैं ये व्यापारवाद से संबंधित हैं। एमसीक्यूज़ में किसी भी तरह से ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा, आप इन टर्म्स को एक बार देखिएगा ध्यान से। अब एक ये भी आता है कि व्यापारवाद की विशेषताएं या लक्षण क्या हैं। तो व्यापारवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट है आयात से अधिक निर्यात, दूसरा है एक राष्ट्र अन्य देशों की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ कमाता है, तीसरा यह है कि विदेशी बाज़ारों को नियंत्रित करने के लिए समुद्री शक्ति की आवश्यकता होती थी, फोर्थ है संपन्न कृषि को सावधानीपूर्वक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके प्रभाव क्या होते हैं व्यापारवाद के। व्यापारवाद के प्रभाव ये होते हैं कि यूरोपीय देश विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली देश बन गए थे। पूरे विश्व में यूरोपीय संस्कृति के माल का प्रचार व प्रसार हुआ। यूरोपीय सरकारों ने अपने उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और उपनिवेशों से अपने ही देशों में निर्यात किया। उपनिवेशों में उन्होंने तैयार उत्पाद बेचे जो मातृ देश में बनाए गए थे। विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से खरीदारी को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाया। ये सब थे व्यापारवाद के प्रभाव। इसमें भी एक चार्ट दिया हुआ है, विनिर्मित माल, नीचे है कच्चा माल, साइड में लिखा है उपनिवेश करने वाला देश और उधर कॉलोनी। तो ये सब जो हैं ये एमसीक्यू से रिलेटेड हैं। इन टर्म्स पर ध्यान दीजिएगा। ये था हमारा थर्ड टॉपिक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। सबसे पहले में देखते हैं कि पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत को किसने दिया था। पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत हमारे अर्थशास्त्र के जनक जो हुए हैं एडम स्मिथ, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एडम स्मिथ ने विदेशी व्यापार के आधार के रूप में पूर्ण लागत लाभ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऐसी परिस्थितियों में वस्तुओं का आदान प्रदान तभी होगा जब दोनों देशों में से प्रत्येक दूसरे देश की तुलना में बिल्कुल कम उत्पादन लागत पर एक वस्तु का उत्पादन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एडम स्मिथ को पूर्ण लागत लाभ के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधात्मक और संरक्षणवादी व्यापारी विचारों की एक मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया था। एडम स्मिथ ने यह भी बताया कि इस सिद्धांत में मुक्त व्यापार की आवश्यकता को व्यापार के प्रगतिशील विस्तार और राष्ट्रों की बढ़ती समृद्धि के लिए स्वीकार किया गया है। स्मिथ ने यह भी कहा कि मुक्त व्यापार श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन को बढ़ावा देता है। पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत जो है वो अपेक्षाकृत कम सीमांत लागत पर विशिष्ट और प्रभावी तरीके से विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक देश की अंतर्निहित क्षमता है। एमसीक्यू के लिए ध्यान दीजिएगा, सीमांत लागत, कम सीमांत लागत और विशिष्ट उत्पादन, ये दोनों टर्म पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से अर्थशास्त्र में पूर्ण लागत लाभ का सिद्धांत किसी व्यवसाय की क्षमता को अधिक उत्पादन करने के लिए संदर्भित करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना जाता है। तुलनात्मक लाभ तब होता है जब कोई देश अन्य देशों की तुलना में कम अवसर लागत के लिए एक अच्छी सेवा का उत्पादन करता है।
18वीं सदी के अर्थशास्त्री हुए हैं डेविड रिकार्डो। उन्होंने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत बनाया था। उनका कहना था कि एक देश उद्योग पर ध्यान केंद्रित करके अपनी आर्थिक वृद्धि को सबसे अधिक बढ़ाता है, जिससे इसका सबसे अधिक तुलनात्मक लाभ होता है। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत मुक्त व्यापार समझौतों का औचित्य बन गया और व्यापार संरक्षणवाद का इस सिद्धांत ने समर्थन नहीं किया। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में 1817 में दिया था। राष्ट्र अब भी पूर्ण लाभ के बिना व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी देश का एक अच्छा उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ तब होता है जब अन्य वस्तुओं के संदर्भ में उस अच्छे उत्पादन की अवसर लागत उस देश में कम हो। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग का सिद्धांत। ये सिद्धांत पारस्परिक मांग का सिद्धांत जे.एस. मिल ने दिया था। जे.एस. मिल ने ये बताया था कि व्यापार की संतुलन शर्तों के वास्तविक निर्धारण को स्पष्ट करने के लिए पारस्परिक मांग के सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कानून की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि व्यापार की संतुलन शर्तें पारस्परिक मांग के समीकरण द्वारा निर्धारित होती हैं। अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पारस्परिक मांग क्या होती है। पारस्परिक मांग का अर्थ होता है कि दोनों व्यापारिक देशों की अपने अपने उत्पाद के संदर्भ में एक दूसरे के उत्पाद की मांग की सापेक्ष शक्ति और लोच विनिमय का एक स्थिर अनुपात एक स्तर पर निर्धारित किया जाता है, जहां प्रत्येक देश के आयात और निर्यात का मूल्य संतुलन में होता है। मिल ने यह भी बताया कि जिस वस्तु पर व्यापार किया जाता है उसका वास्तविक अनुपात प्रत्येक देश की मांग और दूसरे देश के उत्पाद की मांग या पारस्परिक मांग पर निर्भर करता है। ये अनुपात तब स्थिर होता है जब प्रत्येक देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के भुगतान के लिए पर्याप्त होता है। इसमें मिल के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जो एक चार्ट द्वारा दिखाई हैं। फर्स्ट है सही प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार की स्थिति, मुक्त विदेशी व्यापार, दो देश दो वस्तुएं, कारकों की निःशुल्क गतिशीलता, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की प्रयोज्यता। अगर हम देखें तो हर सिद्धांत की आलोचनाएं होती ही हैं, तो इसमें भी मिल के पारस्परिक मांग के सिद्धांत की आलोचना है कि ये सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है और दूसरा ये है कि इसने आपूर्ति लोच प्रभाव की उपेक्षा की है। वास्तविक व्यापार दो देश दो कमोडिटी तक निश्चित नहीं होता है, तो इसमें भी पारस्परिक मांग की सिद्धांत की आलोचना आ जाती है। पारस्परिक मांग की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो नेक्स्ट है कि ये अपूर्ण और अपर्याप्त है। नेक्स्ट है कि व्यापार शर्तों के निर्धारकों को नहीं बताता। तो ये जो सिद्धांत है पारस्परिक मांग का सिद्धांत व्यापार शर्तों के निर्धारकों को नहीं बताता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की फर्स्ट यूनिट जो है हमारी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, उसमें लास्ट टॉपिक हमारा होता है फर्स्ट यूनिट का टर्म्स ऑफ ट्रेड, मीनिंग, टाइप्स एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि व्यापार की शर्तें, अर्थ, प्रकार और निर्धारण। व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड, शॉर्ट फॉर्म में इनको TOT भी बोला जाता है। आयात के संदर्भ में निर्यात की सापेक्ष कीमत व्यापार की शर्तें कहलाती हैं। व्यापार की दृष्टि से ऐसी शर्तों या दरों का अर्थ है कि जिस दर पर एक देश के उत्पादों का दूसरे के उत्पादों के लिए आदान प्रदान किया जाए। व्यापार की शर्तें एक देश के अनुकूल होती हैं जब निर्यात मूल्य आयात मूल्यों से अधिक होता है, और व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं जब आयात निर्यात से अधिक हो जाते हैं। व्यापार की शर्तों का एक समीकरण भी है, व्यापार की शर्तें इज इक्वल टू आयात की कीमत और आयात की मात्रा अपॉन निर्यात की कीमत और निर्यात की मात्रा। व्यापार की शर्तें जब अनुकूल होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आधिक्य प्राप्त होता है, और जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नुकसान होता है। व्यापार की शर्तें अनुकूल होने पर धन के स्तर में वृद्धि होती है और प्रतिकूल होने पर धन के स्तर में कमी होती है। लेकिन हम देखेंगे कि व्यापार की शर्तों के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें कि एक होता है कि शुद्ध वस्तु विनिमय या वस्तु व्यापार की शर्त, दूसरा होता है व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्तें, नेक्स्ट है व्यापार की आय की शर्तें,
व्यापार की एकल तथ्यात्मक शर्तें, व्यापार के दोहरे तथ्य, व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें, उपयोगिता व्यापार की शर्तें। इस तरह से व्यापार की शर्तें जिस पर विदेशी व्यापार होता है वह दूसरे देशों के उत्पाद के लिए प्रत्येक देश की पारस्परिक मांग से निर्धारित होती है। इस तरह से ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। ये यूनिट 1 का ओवरव्यू था जो MCQs में आपकी हेल्प करेगा।